ईरान पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा हमला ट्रंप करने वाले थे, लेकिन हमला करने से 24 घंटे पहले अमेरिका ने अचानक प्लान बदल दिया। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजरायली खुफिया एजेंसियों को पता चला था कि चीन ने ईरान में 16 और Y-20 विमान से हजारों की संख्या में हथियार, मिसाइल और उपकरण तेहरान के मेहराबादी हवाई अड्डे पर पहुंचा दिए। इसी डर से ट्रंप ने अचानक ईरान पर सबसे बड़ा हमला रोक दिया और अब ईरान पर हमला करने के नई सिरे से तैयारियां कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। ईरान पर वर्ल्ड वॉर हमला, ट्रंप का प्लान हुआ लीक। पश्चिम एशिया के आसमान पर मंडराते तबाही के बादलों के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। क्या अमेरिका ने ईरान को नक्शे से मिटाने का ऐसा खतरनाक प्लान तैयार कर लिया था जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला होता? क्या इस महाविनाशकारी हमले के खौफ से अरब के 3 सबसे अमीर और शक्तिशाली देश कांप उठे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन ने गुपचुप तरीके से तेहरान में अपने 16 सबसे भारी सैन्य विमान उतारकर अमेरिका का गेम ही बिगाड़ दिया है? आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम खोलेंगे उस सीक्रेट कूटनीति के पन्ने जिसने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने से वापस खींच लिया है। वर्ल्ड वॉर अटैक का सीक्रेट प्लान लीक। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर वापस लौटी है। एक ऐसा हमला जो अगर होता तो इतिहास बदल जाता। एक ऐसा प्लान जिसने मिडिल ईस्ट के नक्शे को हमेशा के लिए मिटाने की तैयारी कर ली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे सनसनीखेज बयान सामने आया है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ईरान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा और विनाशकारी हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन आखिरी वक्त पर यह महाविनाश टल गया। पर क्यों? क्या अमेरिका पीछे हटा या खाड़ी देशों के एक फोन कॉल ने तबाही के इस बटन को दबाने से रोक दिया? ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा हमला होने वाला था। उनके मुताबिक यह हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे भयानक सैन्य अटैक होता। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान हमले की गंभीरता को देख रहा था, उसे अंदाजा था कि क्या होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, ईरान ने ट्रंप के इन दावों पर क्या जवाब दिया है? We were all set to go just about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. हमले रोकने के लिए गिड़गिड़ाया ईरान। ईरान का दावा, ट्रंप का दावा झूठा। अमेरिका का प्लान ईरान के पूरे परमाणु ठिकानों, मिसाइल सिरे और सैन्य ऊर्जा ढांचे को एक ही झटके में पूरी तरह से तबाह कर देने का था। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, बस एक बटन दबाने की देरी थी। लेकिन आखिरी सेकंड में महाविनाश का यह बटन दबाने से रोक दिया गया। ट्रंप का यह दावा है कि ईरान हमला न करने की गुहार लगा रहा था। ट्रंप ने कहा, ईरान ने भी हमसे जोर देकर कहा कि वे डील करना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि कई बार वो मुझसे कुछ कहते हैं और फिर जाकर कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। वे नहीं चाहते कि उन पर हमला हो। उन्हें हमले की गंभीरता का अंदाजा था, क्योंकि वे इसे होते हुए देख रहे थे। ट्रंप के दावों के मुताबिक हॉर्मूज पर एक डील हो सकती है,
फिर न्यूक्लियर मामले पर भी डील होगी। मैं इसे ईरान का डी न्यूक्लियराइजेशन यानी कि परमाणु हथियार खत्म करना कहता हूं। हम अभी रुके हुए हैं, हम जब चाहें ऐसा कर सकते हैं। जंग के बीच ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बड़ा झटका दे दिया। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की ने उनसे पैट्रियट सिस्टम और डॉम हॉक मिसाइल बनाने का लाइसेंस मांगा था, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर हामी नहीं भरी। उधर यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से फिर रूस में कई बड़े ठिकानों पर निशाना बनाया। इस बीच मॉस्को ने जापोरिजिया में, खार्किव में कई बड़े हमले कर दिए हैं। रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ मोर्चों की लड़ाई नहीं रह गई। अब हर दिन किसी न किसी शहर का आसमान आग उगल रहा है। किसी घर की छत मलबे में बदल रही है। किसी परिवार की जिंदगी एक धमाके में खत्म हो रही है। ना यूक्रेन सरेंडर को तैयार है, ना मॉस्को शांति की बात करना चाहता है। चार साल बाद ना जंग बदली न तबाही। एक तस्वीर यूक्रेन के जापोरेजिया की है, जिसे रूस ने एक बार फिर जलाना शुरू कर दिया है। दूसरी तस्वीर मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर व्लादिमीर इलाके की है, जहां यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूस के सबसे बड़े वेयरहाउस को उड़ा दिया है। जापोरेजिया में रूस ने 90 मिनट में एक के बाद एक 8 गाइडेड बम से यूक्रेन के इस शहर को जलाना शुरू कर दिया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी की पूरी रिहायशी इमारतें हिल गई, घरों की दीवारें गिर गई, मलबे के नीचे जिंदगियां दब गई। सब कुछ तबाह हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अलमारी, टीवी, फ्रिज, दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ टूट गया। रेस्क्यू टीम मलबे के नीचे फंसी महिला को निकाल रही है। घायलों को मौके पर ही प्राथमिक इलाज दिया जा रहा है और अस्पतालों में एक बार फिर से युद्ध के जख्म गिने जा रहे हैं। जापोरेजिया के गवर्नर के मुताबिक इन हमलों में 71 साल की एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि 31 लोग घायल हुए हैं। लेकिन जंग की कहानी का ये सिर्फ एक हिस्सा है। क्यू पोस्ट की खबर में दावा किया गया कि ट्रंप की शांति वार्ता की कोशिशों के बावजूद रूस ने अभी तक शांति के कोई संकेत नहीं दिए। क्रेमलिन के ताजा बयान बताते हैं कि रूस युद्ध को और बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध ही पुतिन के शासन का आधार बन गया है। अगर युद्ध खत्म हुआ तो रूस में आर्थिक संकट, अपराध और बड़े पैमाने पर जनसंख्या नुकसान जैसी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए क्रेमलिन युद्ध जारी रखना चाहता है। यूक्रेन के वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन के शासन को मजबूत रखने के लिए युद्ध एक जरिया बन गया है। क्रेमलिन लोगों को युद्ध में इतना डुबा देना चाहता है कि वो इससे बाहर ही ना निकल पाएं। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन ने भी रूस के भीतर ऐसा पलटवार किया जिसने इस युद्ध का रुख बदलने की नई बहस छेड़ दी है। रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्डबेरीज ने ताजा बयान जारी करके दावा किया कि व्लादिमीर इलाके में उसके एक बड़े वेयरहाउस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद भीषण आग लग गई और वेयरहाउस से उठता हुआ धुआं चारों तरफ फैल गया।
यूक्रेन लगातार रूस की कंपनियों को निशाना बना रहा है। एक दिन पहले 2 अगस्त को रूस के समारा इलाके में यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस को निशाना बनाया था। इससे पहले यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राद इलाके में वाइल्ड बेरीज के 2 गोदामों को उड़ा दिया था। एक महीने में यूक्रेन ने अलग अलग इलाकों में कई बार रूस की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी के गोदामों को जला दिया है। यूक्रेन मॉस्को के हमलों का जवाब रूस के अंदर तक घुसकर दे रहा है। यूक्रेन न सिर्फ रूस की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहा है, बल्कि ऊर्जा ठिकानों को भी तबाह कर रहा है। वोल्गोग्राद इलाके में यूक्रेन ने रूस के एक एनर्जी फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन अब सिर्फ रूस की सेना से नहीं लड़ रहा, बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन और ऊर्जा व्यवस्था को निशाना बना रहा है। वाइल्ड बेरीज जैसे बड़े लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो और ऊर्जा ठिकानों पर लगातार ड्रोन हमलों का मकसद है कि रूस के भीतर आर्थिक दबाव बढ़ाया जाए, सैन्य आपूर्ति को बाधित किया जाए और युद्ध की कीमत सीधे रूसी सिस्टम को चुकाने पर मजबूर होना पड़े। यानी कीव का संदेश बिल्कुल साफ है। अगर रूस यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाएगा तो यूक्रेन भी रूस के अंदर मौजूद उन ठिकानों पर हमला करेगा जो युद्ध की मशीन को चलाए रखते हैं। Союз московських покидьків з божевільним режимом Північної Кореї заради ракет, заради північно-корейського контингенту тут в Європі, на наших кордонах, заради вбивства наших українських. लेकिन यूक्रेन के ड्रोन हमलों का जवाब रूस बैलिस्टिक मिसाइलों और गाइडेड बम और ड्रोन हमलों से दे रहा है। ये तस्वीर यूक्रेन के खार्किव की है, जब रूस ने ड्रोन अटैक करके यूक्रेन के सबसे बड़े वेयरहाउस को जला दिया। दावा है कि एक साथ ड्रोन वेयरहाउस पर गिरे और कुछ ही मिनट में सिलसिलेवार 2 धमाके हुए। इसके बाद इमारत में आग लग गई और यह आग तेजी से चारों तरफ फैल गई। यूक्रेन अगर मॉस्को और इसके आसपास के शहरों पर हमला कर रहा है तो रूस सीधे कीव को टारगेट पर ले रहा है। रूस के इस मिसाइल हमले में कीव में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए गए। एक हफ्ते के भीतर रूस ने कीव पर दूसरा बड़ा हमला किया है। इससे पहले गुरुवार को हुए हमले में 9 लोगों की मौत हुई थी। दावा है कि मरने वालों में एक ही परिवार के 6 लोग शामिल थे। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के इस मिसाइल हमलों में एक मिसाइल पोलैंड में भी जाकर गिरी है। Сьогодні втратив рідних та близьких. В Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися. Але станом на зараз це північно-корейська. यूक्रेन अब सिर्फ वेयरहाउस नहीं उड़ा रहा, बल्कि रूस की उस ताकत को निशाना बना रहा है जिसके दम पर यह जंग 4 साल से चलती चली जा रही है। ऑयल रिफाइनरी, ऑयल पंपिंग स्टेशन, एयरबेस, फ्यूल डिपो और सैन्य रडार, यूक्रेन एक एक करके रूस के उन ठिकानों पर हमला कर रहा है जो रूसी सेना की लाइफलाइन माने जाते हैं। कीव का दावा है कि बशकोर्तोस्तान में 1300 किलोमीटर दूर मौजूद ऑयल पंपिंग स्टेशन पर हमला हुआ। उलियानोव्स्की मिनी ऑयल रिफाइनरी में आग लगी। कालुगा की ऊर्जा फैसिलिटी भी निशाने पर रही, जबकि कब्जे वाले क्रीमिया में बेलबेक एयरबेस और साकी एयरबेस पर भी ड्रोन स्ट्राइक की गई। यूक्रेन का दावा है कि इन हमलों का मकसद सिर्फ आग लगाना नहीं, बल्कि रूस की उस युद्ध मशीन को कमजोर करना है जो हर रोज यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रही है। इन्हीं हमलों के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, युद्ध वहीं लौट आया है जहां से शुरू हुआ था। यानी जिस रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला शुरू किया था, आज वही रूस अपने शहरों, अपने एयरबेस, अपनी ऑयल डिपो
और अपने औद्योगिक ढांचे पर लगातार हमले झेल रहा है। कीव का कहना है, अगर यूक्रेन का कोई शहर सुरक्षित नहीं है तो फिर रूस का कोई सैन्य या आर्थिक ठिकाना भी सुरक्षित नहीं रहेगा। रूस के भीतर लंबी दूरी के ड्रोन हमले, तेल और ऊर्जा नेटवर्क पर वार, सप्लाई चेन को बाधित करना मकसद, एयरबेस और रडार सिस्टम को नुकसान। युद्ध की कीमत रूस के अंदर तबाही बढ़ाना है। लेकिन यूक्रेन की इस नई रणनीति ने क्रेमलिन को और ज्यादा आक्रामक बना दिया है। हर यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद पहले से ज्यादा मिसाइलें दागी जा रही है। कभी कीव, कभी खार्किव, कभी ओडेसा तो कभी जापोरेजिया। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है। यानी जितना ज्यादा युद्ध रूस के अंदर पहुंचता जा रहा है, उतनी ही ज्यादा तबाही यूक्रेन के शहरों में दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं, यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। यानी शांति की बातचीत अपनी जगह है, लेकिन जमीन पर युद्ध पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रूस के भीतर बढ़ते यूक्रेनी हमले क्रेमलिन को बातचीत की मेज पर ला पाएंगे, या फिर पुतिन इसके जवाब में यूक्रेन पर पहले से भी बड़ा हमला करेंगे? क्योंकि इस युद्ध में अब सिर्फ मिसाइलें नहीं चल रही, दोनों देश एक दूसरे की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा व्यवस्था और सैन्य ताकत के साथ जनता के मनोबल को भी निशाने पर ले रहे हैं। इसी वजह से 4 साल बाद रूस यूक्रेन युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंचता दिखाई दे रहा है। In the case of President Zelensky, he'd like to have some Patriots, he'd like to have some Tomahawks, which are, lethal, one offensive, one defensive. And we have to be very careful about letting somebody build them. It's very important. Now, we are building many plants now to make those and other. The Tomahawk missile is the most incredible thing. It can go into a doorway. You can put it through a window of a house. Nobody's ever seen anything like it. You have to be very judicious, but you have to be very careful. Now, we have not agreed to that. We're talking about it. उधर ट्रंप कह रहे हैं, यूक्रेन पैट्रियट और टॉमहॉक जैसी घातक मिसाइलें चाहता है, लेकिन अमेरिका अब भी इस पर फैसला लेने से बच रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन जानता है ऐसी तकनीक सिर्फ युद्ध का संतुलन ही नहीं बदलती, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर यूक्रेन को और ताकतवर हथियार मिलते हैं तो क्या रूस के भीतर हमले और गहरे होंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या पुतिन भी जवाब में यूक्रेन पर पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी हमला करेंगे? क्या यूक्रेन रूस के भीतर और गहरे हमले करेगा? क्या यूक्रेन पर और बड़े मिसाइल अटैक होंगे? क्या ट्रंप की शांति पहल सफल होगी या जंग और खतरनाक होगी? चार साल पहले युद्ध यूक्रेन की सरजमी पर शुरू हुआ था। आज वही युद्ध रूस के शहरों, रूस की ऑयल रिफाइनरियों, रूस के एयरबेस और रूस की अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, युद्ध वहीं लौट आया है जहां से शुरू हुआ था। लेकिन इस वापसी के साथ एक और सच्चाई भी सामने है। युद्ध जितना रूस के भीतर जाएगा, उतनी ही ज्यादा तबाही यूक्रेन के शहरों में लौट कर आएगी। यानी अब जंग में ना कोई पूरी तरह सुरक्षित है, ना कोई पीछे हटने को तैयार है, और ना ही फिलहाल शांति की कोई साफ राह दिखाई दे रही है। अब निशाने पर शहर हैं, उद्योग हैं, ऊर्जा है और पूरी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या युद्ध यहीं रुकेगा या अब यूरोप एक और बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ता चला जाएगा?